तो वो हम स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट कि कैसे उसमें जो है इंसर्ट करेंगे हम, इंसर्शन का काम। तो हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है। अच्छा, आप लोगों ने ना सेकंड असाइनमेंट बहुत कम लोगों ने जमा करवाई है। अब थर्ड असाइनमेंट मैंने इसके लास्ट में लिखी हुई है, वो सबने जमा करानी है। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि आपके जो 20 मार्क्स सेक्शनल के होंगे वो इन्हीं असाइनमेंट्स वगैरह में से जो है, और क्विज वगैरह जो था हमारा, उसी में से ही मैं कैलकुलेट करके बताऊंगी आप लोगों, यानी नंबर मिलेंगे। इस दफा वैसे पिछले दफा की तरह नहीं होगा कि बस ऐसे ही मैंने उठा के तो दे दिए, क्योंकि उस वक्त भी किसी ने जमा नहीं कराए थे। इस दफा जो एक्चुअल नंबर बन रहे होंगे, 4 नंबर सिर्फ मेरे हाथ में है और 4 थर्ड असाइनमेंट मैंने इसमें लिखी हुई है, फोर्थ असाइनमेंट फिर इसके बाद दूंगी। तो अच्छा, इसमें अब हम देखते हैं कि इंसर्शन में अब रेड ब्लैक ट्री क्या था कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। हाइट बैलेंस्ड था, यानी लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म होती थी, राइट रोटेशन परफॉर्म होती थी। तो अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहला तो ये काम है कि जैसे हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा था, जब हमने इंसर्ट किया था ऐसे कुछ नोड्स को, उसमें हम सबसे पहले क्या करते थे, जिस नोड को इंसर्ट करना होता था उसे नॉर्मल रूल के मुताबिक, जैसे अब 11 को इंसर्ट करना था, पहले तो हम नॉर्मल रूल के मुताबिक उधर लगा देते थे। जैसे इससे बड़ा है 11 इधर आएगा, इससे भी बड़ा है इधर आएगा, इससे छोटा इधर आएगा। यानी पहले तो वो जो हमारा सिंपल ट्री इंसर्ट वाला इंसर्ट प्रोसीजर था वही चलेगा ना, ठीक है। तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी नोड। उसके बाद हम रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टीज चेक करेंगे कि क्या उस पर वो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं, वो बैलेंस्ड है या नहीं है, और फिर उसको हम सेट करेंगे। तो वो जो इंसर्ट का प्रोसीजर है तो उसमें भी वो यही कहता है कि जो है insertion of a node into a n node red black tree can be accomplished in log of n। वो कहता है इंसर्शन भी log of n में accomplish किया जा सकता है इंसर्शन को, लेकिन इसका वर्जन वो जो हमारा सिंपल ट्री इंसर्ट का प्रोसीजर था उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यानी हम जो न्यू नोड इंसर्ट हो रही होगी उसे तो हम z कह देंगे। जब तक वहां इंसर्ट पहले हम इंसर्ट कर देंगे वहां तक ठीक है, ऑर्डिनरी जैसे हमारा चलता है प्रोसीजर, ठीक है। और जब न्यू नोड हम इंसर्ट कर लेंगे ना, शुरू में हम उसे कलर दे देंगे रेड, वैसे ही हम उसे कलर कर देंगे रेड। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टीज उस पर जो है अप्लाई होती हैं, क्या वो उनके मुताबिक है या नहीं है। उसके लिए फिर हम उसी वो जो ट्री इंसर्ट का प्रोसीजर होगा उसमें हम एक और प्रोसीजर कॉल कर लेंगे, रेड ब्लैक इंसर्ट फिक्स अप, यानी उसको फिक्स अप करने के लिए रेड ब्लैक ट्री को, ठीक है। और वो जो सिंपल ट्री इंसर्ट होगा अब वो उसको क्या कह देगा, रेड ब्लैक इंसर्ट, जिसमें एक ट्री होगा उसमें एक नोड z इंसर्ट हो रही होगी, जिसका जाहिर है एक फील्ड कोई की फील्ड होगा जिससे हम उसे आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। बाकी उसमें क्या होगा, लेफ्ट पॉइंटर होगा, राइट पॉइंटर होगा, एक कलर का फील्ड होगा और एक पेरेंट का फील्ड होगा p। तो यानी इस तरह से ये जो अब ये लिखा हुआ है प्रोसीजर यहाँ पे जो स्लाइड पे सामने आ रहा है, इधर वो जो सिंपल ट्री इंसर्ट है ना वही लिखा हुआ ऐसा आ रहा है। ये देखो, ये पहले हम क्या करते थे, उसका पेरेंट फाइंड आउट करते थे कि किसके लेफ्ट या राइट पे उसने इंसर्ट होना होता है। फिर हम चेक कर रहे होते थे कि क्या वो रूट नोड तो नहीं है, पहली नोड तो नहीं बन रही। अगर वो पहली नोड नहीं है तो जो भी हमारे पास वाई बनता था हम उसके लेफ्ट या राइट पे उस नोड को इंसर्ट कर देते थे। तो यहाँ तक ये सारा ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर ये आर बी इंसर्ट में ना ये यहाँ तक वही सारा लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं है कि यानी पहले हमने अटैच कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, वो जो नोड z थी, जो न्यू नोड हमने अटैच की जहाँ पे उसने अटैच होना था ट्री की प्रॉपर्टीज के मुताबिक, उसके बाद हमने उसके लेफ्ट को भी नल कर दिया, उसके राइट को भी नल कर दिया, उसके कलर को कर दिया रेड न्यू नोड के, और उसके बाद आर बी इंसर्ट फिक्सअप कॉल कर लिया, जो कि इधर उसने उसी का बताया हुआ है जो पीछे प्रोसीजर है। ये आर बी इंसर्ट फिक्सअप यहाँ पे रन हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी इसको इस तरह से समझ नहीं आएगी, मैं आपको अभी बताती हूँ इसकी जो फिगर्स बनी हुई हैं उससे। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो जो प्रॉपर्टीज थी ना, खास तौर पे 3 तरह के काम हमने किए थे उसमें, उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए। या तो हमने रिकलर किया था उसे, याद है आप लोगों को,
जब न्यू नोड इंसर्ट होती थी या तो हम उसके रिकलरिंग कर दिया करते थे, या हम लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करते थे, या हम राइट रोटेशन परफॉर्म करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने वही काम किया हुआ है। केस 1 एक, यानी ये कुछ स्टेटमेंट्स जो लिखी हुई हैं ये सारी उन्हीं पॉइंटर्स को एडजस्ट कर रही हैं सबको, कि किसका कलर रेड होना है, किसका कलर ब्लैक होना है। जहाँ रिकलरिंग होनी थी ना नई नोड की, वहां पे उसने इसको कर दिया है केस 1 कह दिया है। जहाँ पे लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म होनी थी उसको उसने कह दिया है केस 2, और जहाँ पे राइट रोटेशन परफॉर्म होनी थी उसे उसने कह दिया है केस 3। ठीक है, अब देखते हैं कि ये केसेस जो हैं ये कब कब एग्जीक्यूट होंगे, यानी रिकलरिंग कब होगी, लेफ्ट रोटेशन कब होगी, राइट रोटेशन कब होगी। ठीक है, पहले हमने ये तो नहीं देखा था, हमने जस्ट पढ़ा कि रिकलरिंग हो जाती है, लेफ्ट रोटेशन क्या होती है, राइट रोटेशन क्या होती है। अब हम देखेंगे कि ये कब कब होती है। ये सारा इन्हीं लूप्स वगैरह को समझाया हुआ है यहाँ पे। मैं वहां आ रही हूँ जहाँ पे वो एक न्यू नोड यानी इंसर्ट करता है। वो कहता है लाइन 1 to 15 तो वही है जो आपकी सिंपल ट्री में थी। उसके बाद जो न्यू नोड होती है उसको हम क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। अगर वो पेरेंट होती है तो हम उसको क्या बना देते हैं, ब्लैक। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, आर बी फिक्सअप जो है उसको कॉल करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को देखने के लिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हैं हम, ठीक है, हम सबसे पहले केस 1 को देखते हैं। ये सपोज शुरू में हम डाटा दिया होगा, हम ट्री बनाते गए होंगे, जब पहली नोड सबसे बनेगी तो उसको हम कह देंगे कि वो तो रूट नोड होगी, उसे तो हम ब्लैक बना देंगे, वो उसकी प्रॉपर्टीज में शामिल था। जो अहम प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी कि एक रेड नोड जो है उसके चिल्ड्रन ब्लैक होंगे, एक पाथ पे दोनों रेड रेड नोड कंसेक्टिव नहीं होंगी। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि ब्लैक हाइट, यानी एक नोड से लेकर उसके लीफ तक जितने भी पाथ जा रहे हैं वहां पे नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए। और तीसरी क्या कि रूट नोड ब्लैक होनी चाहिए। ये तो उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। बाकी यही था कि हर नोड या तो रेड होगी, ब्लैक होगी। ठीक है, एक और भी थी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 3 थी। तो यानी कि इनमें से हाँ वही है कि ये दो प्रॉपर्टीज यानी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। ये जो तीनों नीचे वाली हैं ये जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इन्हीं चीजों को हम बेसिकली यहाँ पे चेक करते हैं। अच्छा जी, अब केस 1 कि रिकलरिंग कब होती है वो हम जब देखेंगे तो उसमें हम ये चेक करते हैं, हम बेसिकली ये देख रहे होते हैं कि जो भी न्यू नोड, अब जैसे यहाँ पे है ना ये Z एक न्यू नोड इंसर्ट की होगी। शुरू में हम डाटा देते जाएंगे और इन्हीं प्रॉपर्टीज को, इन्हीं केसेस को हम ऑब्जर्व करते जाएंगे। जहां जहां वो केस अप्लाई हो रहा होगा हम उसी तरह से ट्री को रीस्ट्रक्चर करते जाएंगे। अब 4 हमने एक डाटा 4 इंसर्ट किया होगा। पहले तो वो ट्री इंसर्ट वाली वो सारी स्टेटमेंट्स चली होंगी। यहाँ पर 5 के लेफ्ट पे वो नोड इंसर्ट हो जाएगी और उसका कलर हम शुरू में कर देंगे रेड। न्यू नोड का कलर हम कर देंगे रेड। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके पेरेंट का सिबलिंग चेक करना है। उसके बाद यानी यहाँ पे हमें बताया हुआ होगा कि जब हम न्यू नोड को इंसर्ट करेंगे तो हम उसकी वायोलेशन देखेंगे। यहाँ पर हम उसको रेड कह देंगे। फिर हम पार्ट सी में विच डील्स विद द वायोलेशन ऑफ रेड ब्लैक ट्री इज दिस, यानी कि हमने क्या कहा कि हम पार्ट ए बी जो इसने इस फिगर्स वगैरह में दिए हुए हैं उन फिगर्स के थ्रू उनको बता रहा है कि पार्ट ए बी और सी में जो है वो कर क्या रहा है। तो ये वाली चीज़ें बता रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली फिगर 13.4 ए जो अभी हमने देखी है, shows a violation of property 4 after the node Z has been inserted। property 4 हमारे पास वही थी कि जो है क्या थी, प्रॉपर्टी 4 है कि एवरी पाथ फ्रॉम नोड टू द डिसेंडेंट लीव, यानी ब्लैक हाइट जो है वो सेम होनी चाहिए। हमारे पास जो है यहाँ पे हमने ये न्यू नोड यहाँ पे इंसर्ट की तो इसका कलर हमने कर दिया ब्लैक। अच्छा, अब यहाँ पे ये मेरे ख्याल में इसको प्रॉपर्टी 4 को नहीं बता रहा, जो है वो जो शुरू में हमने प्रॉपर्टी 4 दी थी ना वो थोड़ी डिफरेंट थी कि दोनों रेड रेड नोड्स जो हैं वो एक पाथ पे नहीं आनी चाहिए। ये बेसिकली इस प्रॉपर्टी को वायोलेट कर रहा है। देखो ना, ये देखो ये रेड है, ये भी
रेड है, इस प्रॉपर्टी को ये वायोलेट कर रहा है। तो हम अब करेंगे क्या, हम ये देखेंगे कि इसके पेरेंट का सिबलिंग, सिबलिंग मीन ये पेरेंट है इसका, उसके बराबर में जो इधर खड़ा हुआ है। अगर सिबलिंग इधर होता, पेरेंट इधर होता तो उसका सिबलिंग ये होता, जिसको वो आगे जाके अंकल भी कह रहा है। यानी इन केसेस को यहाँ उसने डिस्कस किया हुआ है इधर यहाँ पे, जैसे वो कह रहा है केस 1 इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम केस 2 एंड केस 3 बाय द कलर ऑफ जेड्स पेरेंट्स सिबलिंग, जिसको वो क्या कह रहा है, उसका अंकल। यानी सिबलिंग यानी ऐसे पेरेंट का, जैसे सिबलिंग क्या होता है उसका, जैसे कजन हो गया, भाई हो गया, हम जैसे नॉर्मल अपनी जबान में कहते हैं कि उसका जैसे जुड़वा हो गया इधर, यानी उसके बराबर लेवल पे जो होता है वो। अच्छा, अब अगर तो उसको हम कह देंगे वाई, उसको बना देंगे वाई। ये देखो ये प्रोसीजर के अंदर ये जो आर बी फिक्सअप है ना, वो कह रहा है कि वाइल पेरेंट ऑफ जेड का कलर रेड है जब तक, क्योंकि हमने न्यू नोड जो असाइन की उसका कलर क्या था, रेड। फिर वो कह रहे कि अगर उससे ऊपर वाली नोड का भी कलर रेड है तो तब ये रिकलरिंग वाला प्रोसेस सारा केस 1 एग्जीक्यूट होगा। और कब किस किस तरह से एग्जीक्यूट होता रहेगा, इस तरह से। कैसे कि हम क्या करेंगे कि इफ जो है पेरेंट ऑफ जेड का लेफ्ट लेफ्ट ऑफ पेरेंट ऑफ जेड टू इफ लेफ्ट ऑफ पेरेंट ऑफ जेड, यानी जो पेरेंट ऑफ जेड है क्या वो उसके लेफ्ट पे है, यानी पेरेंट ऑफ जेड का सिबलिंग जो है क्या वो उसके लेफ्ट पे है। ये बात हो रही है कि क्या पेरेंट ऑफ जेड का सिबलिंग उसके राइट पे है। जैसे अभी मैंने कहा वो उसके राइट पे भी हो सकता है, वो उसके लेफ्ट पे भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा यहाँ सिबलिंग क्या है, उसके राइट पे है, इसके पेरेंट का सिबलिंग उसके राइट पे है। इसी तरह हो सकता है यहाँ पे कोई डाटा इंसर्ट हुआ होता तो उसके पेरेंट का सिबलिंग जो है वो उसके लेफ्ट पे होता। तो यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि क्या उसके पेरेंट का सिबलिंग जो है वो उसके लेफ्ट पे है। अगर लेफ्ट पे है तो हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ वाई जो है राइट ऑफ उसके, यानी राइट वाले सिबलिंग को हमने क्या कर दिया, उसको वाई कह दिया, उसको हमने उसके सिबलिंग को वाई कह दिया। यानी यहाँ पे जो उसका सिबलिंग था हमने उसको कह दिया वाई। फिर आगे वो क्या करेगा, उसका कलर चेक करेगा कि क्या इस वाई का कलर रेड है या ब्लैक है। अगर तो इस वाई का कलर रेड होगा तब तो होगी रिकलरिंग, और अगर इस वाई का कलर होगा ब्लैक तो तब रोटेशन होगी, या तो लेफ्ट रोटेशन होगी या राइट रोटेशन होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो जेड है वो अपने पेरेंट के लेफ्ट पे है या राइट पे है। सुन रहे हैं इस चीज को। यानी अभी फिलहाल रूल्स आपने इस तरह से जहन में रखने हैं कि सबसे पहले न्यू नोड को इंसर्ट कर लेना है, उसके बाद उसके पेरेंट के सिबलिंग को देखना है और उसका कलर देखना है, उसका कलर क्या है। उसका कलर अगर रेड हो तो फिर हमने रिकलरिंग करनी है। रिकलरिंग में क्या होगा, अब जैसे यहाँ पे वो बता रहा है कि वैसे तो वहां से भी हम कह सकते हैं रिकलरिंग में क्या होगा, इफ y इज इक्वल टू रेड। अब y को हमने कह दिया ना कि उसका वो सिबलिंग है, फिर हम करेंगे इफ y इज इक्वल टू रेड, अगर y रेड है तो हमने ब्लैक किस किस को बनाना है, हमने पेरेंट ऑफ z को भी ब्लैक कर देना है, हमने y को भी ब्लैक कर देना है। यानी y और उसका सिबलिंग जो उसका पेरेंट ऑफ z था दोनों ब्लैक हो जाएंगे, और पेरेंट उस उसके पेरेंट का जो पेरेंट होगा उसको हमने रेड कर देना है। ऑफ पेरेंट और नया z किसको बना देना है, पेरेंट ऑफ z को हमने नया z बना देना है। इसी चीज को आगे वो जो केसेस बता रहा होगा ना, जहां उसने केस 1 केस 2 को डिस्कस किया है, यहाँ पे भी वही चीजें ये बता रहा है। तो यहाँ फिगर से मैं आपको आसानी से बता देती हूँ कि अब काम हमने ये किया, ये रेड। अब वो कह रहा है कि आप क्या करें कि अगर ये वाला सिबलिंग जो है ये रेड है तो इन दोनों को आप ब्लैक बना दें, यानी पेरेंट ऑफ जेड को भी ब्लैक बना दें, वाई को भी ब्लैक बना दें, और पेरेंट ऑफ पेरेंट को आप क्या कर दें, रेड बना दें। और फिर इसका कलर भी इसको जेड बना दें, फिर इसको रेड करने के बाद जेड इसको बना दें। अगली स्लाइड में यही हो रहा होगा, देखो 5 को भी ब्लैक बना दिया, 8 को भी ब्लैक बना दिया, और जेड को क्या बना दिया, रेड। ये रिकलरिंग हुई है, किस केस में हुई थी कि जब हमने न्यू नोड को इंसर्ट किया और न्यू नोड
के पेरेंट का जो सिबलिंग था उसको हमने Y कह दिया था और वो रेड था। अच्छा अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या किया, केस 1 एग्जीक्यूट किया जिसमें क्या था, रिकलरिंग हो रही थी, उसका पेरेंट भी ब्लैक बना दिया था, उसके सिबलिंग को भी ब्लैक बना दिया था और उसका जो पेरेंट था उसको हमने रेड बना दिया। और Z पहले इसको कह रहे थे, अब Z हमने इसको कह दिया, पेरेंट ऑफ Z को। फिर देखो यही वही काम हो रहा है, रेड रेड पाथ आ रहे हैं, लेकिन अब फिर हम वही काम करेंगे कि इस Z के पेरेंट का सिबलिंग देखेंगे। नया Z जो बना उसके पेरेंट का, उसका पेरेंट ये है ना, उसका सिबलिंग क्या है, ये उसी लेवल पे जो उसके साथ वाली नोड है उसको हम Y कह देंगे उसी तरह से। ठीक है, इसको हमने कह दिया Y। फिर उसका कलर चेक करेंगे, क्या वो रेड है या ब्लैक है। अब इसका कलर रेड नहीं है, इसका मतलब है कि रिकलरिंग तो नहीं होगी, इसका कलर है ब्लैक। अब या तो लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म होगी या राइट रोटेशन परफॉर्म होगी। लेफ्ट रोटेशन कब परफॉर्म होगी, अब हम चेक करेंगे कि क्या Z जो है वो अपने पेरेंट के लेफ्ट पे है या राइट पे है। इस वक्त Z जो है वो अपने पेरेंट के राइट पे है, तो लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म होगी विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, एक तो ये केस 1 हो गया और नया Z हमने इसको कह दिया। फिर हमने चेक किया कि क्या Z जो है वो अपने पेरेंट के राइट पे है। ठीक है, क्या Z जो है वो अपने पेरेंट के राइट पे है। अगर तो वो अपने पेरेंट के राइट पे है तब हमने क्या करना है, पेरेंट ऑफ Z को Z बना देना है। फिर उसके रिस्पेक्ट से हमने क्या करनी है, लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करनी है। यानी अब यहाँ पे हमने कर दिया था रिकलरिंग। अब हमने चेक किया कि इसके पेरेंट का जो सिबलिंग था वो क्या है, ब्लैक। फिर हमने चेक किया कि क्या Z जो है वो अपने पेरेंट के राइट पे है, यस। तो हमने उसके पेरेंट को Z बना दिया और विद रिस्पेक्ट टू दैट नोड हमने लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म की। यानी 2 के रिस्पेक्ट से हम लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे और लेफ्ट रोटेशन में क्या होता है, 2 लेफ्ट पे आ जाएगा, 7 जो है वो उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 7 जो है ऊपर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2 का लेफ्ट चाइल्ड वैसे ही रहेगा, 7 का राइट चाइल्ड वैसे ही रहेगा और ये जो 7 का लेफ्ट चाइल्ड है ये 2 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। ऐसे ही होता था ना, याद, हाँ देखो ये 2 इधर आ गया, 7 ऊपर आ गया, 7 का राइट चाइल्ड 8 था वो वैसे ही रहा, 2 का लेफ्ट चाइल्ड 1 था वो वैसे ही रहा और 7 का जो ये वाला चाइल्ड था वो ये था तो वो इधर आ गया। और साथ ही उसने, अच्छा देखते हैं उस प्रोसीजर में आगे क्या कर रहा है। अच्छा, उसने लेफ्ट रोटेशन कर दी, ये केस 2 यहाँ तक है बस। अच्छा, लेफ्ट रोटेशन जब, अब लेफ्ट रोटेशन ये भी हो सकता है, ये देखो यहाँ उसने इफ किया हुआ था ना कि शुरू में ही जब उसने सिबलिंग, जब न्यू नोड इंसर्ट की उसका कलर तो रेड था, फिर जब उसने चेक किया कि उसके सिबलिंग का कलर, यहाँ उसने उसका सिबलिंग फाइंड आउट किया जिसको Y कह दिया, अगर उसके सिबलिंग का कलर रेड नहीं था, शुरू में ही ब्लैक था, तो फिर भी हम इस पे आ जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे वही बात कि क्या Z जो है न्यू नोड वो अपने पेरेंट के राइट पे है। राइट पे है तो हम लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद ये वाला काम लाजमी होना है, चाहे ये इफ एग्जीक्यूट होती है या चाहे ये इफ एग्जीक्यूट होती है, ये वाला काम जो है ना, ये 3 स्टेटमेंट्स यानी राइट रोटेशन और ये 2 स्टेटमेंट्स ये हर हाल में एग्जीक्यूट होनी है, चाहे ये वाली इफ एग्जीक्यूट होती है चाहे ये वाली इफ एग्जीक्यूट होती है। यानी चाहे शुरू में Z का सिबलिंग रेड था तो क्या हुआ, रिकलरिंग हुई, लेफ्ट रोटेशन हुई और उसके बाद यहाँ पे राइट रोटेशन हो रही है। वो कैसे होती है अभी हम देखते हैं। अच्छा, शुरू में सिबलिंग का कलर अगर ब्लैक है तो ये रिकलरिंग नहीं होगी, केस 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा, केस 2 एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद केस 3 लाजमी एग्जीक्यूट होगा। यानी दोनों केसेस में केस 3 ने लाजमी एग्जीक्यूट होना है। और केस 3 में क्या हो रहा है यहाँ पे, केस 3, अच्छा अब यहाँ पे हम थे के लिहाज से चलें अगर, तो फर्स्ट केस था कि हमने Z को इंसर्ट किया, उसके पेरेंट का सिबलिंग देखा वो रेड था, तो हमने रिकलरिंग की। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, रिकलरिंग किस तरह से है कि हमने इन दोनों को ब्लैक कर दिया, इसको कर दिया रेड। ठीक है, इसको रेड कर दिया और जो है दूसरा क्या किया था, इसको जेड कह दिया था। फिर
फिर इसको हमने Z बना दिया था नया। फिर हमने दोबारा वही काम किया कि जब तक उस Z का कलर जो है, पेरेंट ऑफ Z का कलर रेड नहीं होता, हमने वाई लूप लगाई हुई थी ना कि ये सारा काम होता रहे। देखो पेरेंट ऑफ Z का कलर जब तक रेड है उस वक्त तक हमने ये काम करते रहना है। अच्छा, फिर चेक होगा कि जी पेरेंट ऑफ Z का कलर तो जो है वो रेड है। फिर उसके सिबलिंग को चेक किया गया, सिबलिंग का कलर अब क्या है, ब्लैक। इसका मतलब है रीकलरिंग नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा, लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस पेरेंट ऑफ Z के रिस्पेक्ट से, टू से। टू लेफ्ट रोटेशन, टू लेफ्ट पे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और नया यानी ये वाला काम हो जाएगा बस, और कोई काम भी नहीं होना। अच्छा, अभी तो वही वाला केस चल रहा है ना। उसके बाद हमने कहा कि वो जो थर्ड केस है ना वो तो हर हाल में एग्जीक्यूट होना है। अब थर्ड केस में वो क्या कर रहा है देखते हैं। थर्ड केस में वो ये कर रहा है, एक तो पेरेंट ऑफ Z का कलर ब्लैक बना दिया उसने, और पेरेंट ऑफ Z का कलर रेड बना दिया। और राइट रोटेशन किसके रिस्पेक्ट से परफॉर्म की, पेरेंट ऑफ Z से उसने राइट रोटेशन परफॉर्म की। यानी ब्लैक करना है हमने पेरेंट ऑफ Z को, यानी एक किस्म के उसके ग्रैंडफादर को हमने रेड कर देना है। आग यहाँ पे जो थ्योरी लिखी हुई है ना, आपको इस किस्म की टर्म्स नजर आएंगी यहाँ पे, अंकल, ग्रैंडफादर, ये जो मैंने थ्योरी सारी यहाँ पे बुक से ही नोट की हुई है, तो उसमें इस किस्म की चीजें नजर आएंगी। यानी अब भी पहले हमने देखा वही चीज है कि हो सकता है कि डायरेक्ट ही आपकी जो है वो हो रहा हो कि नई नोड अगर इंसर्ट हुई है तो रीकलरिंग भी नहीं हुई। फिर हमने देखा राइट लेफ्ट रोटेशन तो तब परफॉर्म होगी कि अगर Z जो है वो अपने पेरेंट के राइट पे था। इस वक्त Z जो है वो अपने पेरेंट के लेफ्ट पे है, और उसके पेरेंट का सिबलिंग क्या है, वो भी रेड नहीं है, ब्लैक है। सबसे पहले तो हमने चेक किया करना होगा कि उसके पेरेंट का सिबलिंग जो है वो रेड है या ब्लैक। अगर रेड होगा तो रीकलरिंग होनी है, और उसके बाद रीकलरिंग के बाद फिर हमने लेफ्ट रोटेशन भी देखनी होगी, उसको भी एल्स इफ नहीं वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जो है वो होगा राइट रोटेशन वाला लाजमी परफॉर्म होगा। तो अच्छा, उसके बाद हमने ये देखना था कि Z जो है
हेलो, हाँ लाइट चली गई थी तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, उसको बस थोड़ा सा रहता है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि फिर आगे ईद के बाद क्या, यानी नेक्स्ट वीक मैंने क्लास लेनी है। बेशक हम घरों में होंगे लेकिन क्लास तो वैसे भी ऑनलाइन चल रही है। नेक्स्ट वीक मैं लूंगी क्लास मंडे ट्यूसडे को, जो आपका टाइम टेबल है उसके, यानी जिस टाइम पे मैं आपकी लेती हूँ 11 बजे जैसे। ठीक है, ओके। हाँ जी, किसी का जवाब नहीं आया। ओके मैम। ओके मैम। अच्छा, हम इसकी वो देख रहे थे ना, थर्ड केस देख रहे थे। अब थर्ड केस पे वो क्या कर रहा था कि हमने कहा, एक तो वो बना रहा था पेरेंट, जेड के पेरेंट का कलर ब्लैक बना रहा था और उसके पेरेंट यानी उसके ग्रैंडफादर का कलर रेड बना रहा था। फिर उसके ग्रैंडफादर के लिहाज से राइट रोटेशन कर रहा था और एंड में उसने पेरेंट वो रूट नोड को ब्लैक भी करना है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे एंड में। तो ये केस 2 था। तो अब केस 2 में यानी क्या चेक करना होगा? पहले तो हमने वही चेक करना है कि जेड के पेरेंट के सिबलिंग का कलर क्या है। अगर तो वो रेड होगा तो कलरिंग, रीकलरिंग। अगर वो ब्लैक है तो हमने ये देखना है कि जेड अपने पेरेंट के राइट पे है या लेफ्ट पे है। अगर राइट पे होता तो हम लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करते, जैसे यहाँ पे किया था, वो उसके राइट पे था तो हमने लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म की। अब कहाँ पे है? ये अपने पेरेंट के लेफ्ट पे है। अब अगर अपने पेरेंट के लेफ्ट पे है तो हमने राइट रोटेशन परफॉर्म करनी है, लेकिन पहले तो हमने लेफ्ट रोटेशन उसके पेरेंट के लिहाज से परफॉर्म की थी ना। अब हमने राइट रोटेशन परफॉर्म करनी है पेरेंट ऑफ जेड से। यानी हमने इस 11 से हमने राइट रोटेशन परफॉर्म करनी होगी। लेकिन उसके बाद पहला काम हमने क्या करना था? इसके पेरेंट को ब्लैक कर देना था और उसके पेरेंट को हमने रेड बना देना था। यानी 7 वाली नोड को ब्लैक बनाएंगे, 11 वाली नोड को हम क्या कर देंगे? रेड। और फिर 11 वाली नोड से हम क्या करेंगे? राइट रोटेशन परफॉर्म करेंगे। राइट रोटेशन में 11 यहाँ आ जाएगा, इधर 7 ऊपर आ जाएगा, 7 जो है वो ऊपर आ जाएगा, 11 इधर आ जाएगा। उसका राइट चाइल्ड ये 14 15 उसी तरह 11 के राइट पे ही रहेंगे। 7 का लेफ्ट जो ये वाला सब ट्री है वो उसी तरह से रहेगा। और 8 कहाँ आ जाएगा? 11 के लेफ्ट पे। ये देखो, ये आगे यही हुआ है। एक तो उसका कलर रेड हो गया, इसका कलर ब्लैक हो गया, और बाकी ये यहाँ पे आ गया, ये उसका राइट सब ट्री, ये लेफ्ट पे 8 आ गया और ये उसका राइट सब ट्री। इन्हीं चीजों को, इन्हीं रूल्स को, यानी ये थ्योरी में इसी सब चीजों को, ये जो अभी मैं बोल रही हूँ चीजें, इन्हीं को ही समझाया हुआ है। तो यहाँ इस फिगर में भी बताया गया है, इन फिगर्स में आगे, कि सबसे पहले वो कहता है कि क्या होगा कि सबसे पहले तो आपने चेक करना है, जब भी न्यू नोड Z जो है वो इंसर्ट होगी तो उसके पेरेंट के सिबलिंग को चेक करना है। उसके पेरेंट के सिबलिंग का कलर अगर रेड है तो आपने इस तरह से रिकलरिंग करनी है, चाहे Z अपने पेरेंट के लेफ्ट पे है चाहे वो उसके राइट पे है। यहाँ पे वो बता रहा है कि ये अपने पेरेंट के राइट पे है। हमने क्या किया? उसके पेरेंट के सिबलिंग को चेक किया, उसका कलर रेड है, तो रिकलरिंग में क्या था कि इन दोनों का कलर आपने ब्लैक कर देना है और इनके पेरेंट का कलर रेड कर देना है और न्यू नोड फिर इसको बना देना है। पेरेंट ऑफ जेड को हमने क्या कर देना है? न्यू नोड बना देना है बस। यानी न्यू जेड बना देना है। जेड पहले ये वाली नोड थी तो जेड हमने इसको बना देना है। ठीक है, तो उसके बाद अगली स्लाइड में वो बता रहा है यहाँ पे जेड क्या था? अपने पेरेंट का राइट साइड था। अगली नोड में बता रहा है कि जेड अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है। तब भी हमने वही काम करना है, उसके पेरेंट का सिबलिंग देखना है। यहाँ पे भी रेड था तो हमने क्या किया? इन दोनों को ब्लैक कर दिया और उसके पेरेंट को रेड बना दिया और जेड फिर इसको कह दिया। अच्छा, फिर इसी तरह से ये पहले उस केस को बताया तो उसको डिस्कस किया। फिर यहाँ पे बता रहा है कि केस 2 कब एग्जीक्यूट होगा? जब Z जो कि अंकल ऑफ Y है या सिबलिंग ऑफ उसके पेरेंट है, तो अगर वो ब्लैक है और Z जो है उसका राइट चाइल्ड है तो तब क्या होगी? लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म होगी। और अगर Y जो कि सिबलिंग है Z का, अगर वो Z के पेरेंट का, वो अगर ब्लैक है और Z उसके लेफ्ट पे है तो तब हम राइट रोटेशन परफॉर्म करेंगे। लेकिन लेफ्ट रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट ऑफ जेड परफॉर्म होगी और राइट रोटेशन विद लेफ्ट रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट ऑफ जेड परफॉर्म होगी, यानी ग्रैंडफादर ऑफ जेड जो होगा उससे रिस्पेक्ट से परफॉर्म होगी। तो आगे जो है वो इन्हीं चीजों को बता रहा है कि जैसे यहाँ पे न्यू नोड जेड
जो है वो इंसर्ट की, वो अपने पेरेंट के राइट पे है, ठीक है, और उसके पेरेंट का सिबलिंग ये वाई होगा, जिसका कलर वो अब पिछली वाली उनमें बता रहा है कि ब्लैक है, रेड नहीं है इस वक्त, ठीक है, वो ब्लैक है और ये अपने पेरेंट के राइट पे है। तो अब रोटेशन परफॉर्म होनी है विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट, लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म होगी विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट ऑफ जेड, यानी ए इधर आ जाएगा, बी उसकी जगह पे आ जाएगा, ए का लेफ्ट राइट चाइल्ड वही रहेगा, बी का लेफ्ट चाइल्ड वही रहेगा, गैम बीटा जो है वो ए के साथ लग जाएगा यूं। उसके बाद फिर हमने जो है z जो है देखना है। अब जैसे यहाँ पे है z अपने पेरेंट के, केस 3 का अब एग्जीक्यूट होगा कि अगर z जो है वो अपने पेरेंट के, अच्छा उस लेफ्ट रोटेशन को करने के बाद हम उसके पेरेंट को z बना देते हैं, ये भी काम हमने किया था, तो ये a था ना, वो उसका पेरेंट बन जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये उसके लेफ्ट पे है, z अपने पेरेंट के लेफ्ट पे है, उसके सिबलिंग का कलर ब्लैक अगर होगा तो हमने क्या करना है कि उसके विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट ऑफ z, c के रिस्पेक्ट से हमने राइट रोटेशन परफॉर्म करनी है, तो c राइट पे आ जाएगा, b ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और कलर भी चेंज करने थे, c का कलर, b का कलर हमने ब्लैक करना था राइट रोटेशन में, c का कलर हमने रेड करना था। अच्छा c नीचे आ जाएगा, b ऊपर आ जाएगा, c का राइट चाइल्ड वही रहेगा, a का लेफ्ट चाइल्ड वही रहेगा, बीटा जो है वो फिर इधर आ जाएगा ए के साथ, यानी ये जो गैमा है इसने अटैच होना है, गैमा कहाँ आ जाएगा सी के साथ, यानी टोटल ये इसमें सारा काम जो है वो यही हो रहा है, ये जो आपने इसमें किया। अच्छा फिर एनालिसिस में क्या आता है, हमने देखा था कि जो हमारा सिंपल ट्री का जो इंसर्ट का प्रोसीजर था, जो कि इस रेड बी आर बी इंसर्ट में भी चला, वहां तक इसके कॉल होने से पहले, आर बी फिक्सअप के कॉल होने से पहले तक तो यही चला ना, उसको हमने नाम दे दिया रेड ब्लैक इंसर्ट, जो सिंपल ट्री इंसर्ट था, और उसका ऑर्डर हमें पता है कि लॉग एन है, ट्री की हाइट वाला ऑर्डर होता है। फिर रेड ब्लैक फिक्सअप जो है उसमें भी वो कह रहा है कि जो वाइल लूप चलती है वो सिर्फ उस केस में पूरी चलती है अगर केस 1 ने एग्जीक्यूट होना होता है, यानी अगर y जो है, अगर z का के पेरेंट का सिबलिंग y अगर रेड हो ना, तो वाइल लूप चलती है ज्यादा दफा, अदरवाइज क्या होता है, वाइल लूप सिर्फ एक ही दफा चलती है और वही केसेस जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं, केस 2 और केस 3। तो जब वो भी, यानी वो हाइट पे ही रन हो रहा है ना, ये अभी हमने ये जो एग्जांपल देखी, तो इसमें भी देखें कि वो ट्री की हाइट ही फॉलो हो रही है, कि केस 1 वो एक ही साइड पे उसी ट्री की हाइट पे ही चल रहा है, फॉलो हो रहा है, यहाँ तक उसने सारा, यानी पहले z यहाँ पे इंसर्ट हुआ था, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ, यानी उसकी हाइट को ही फॉलो कर रहे हैं, जो फिक्सअप का प्रोसीजर है उसमें। तो इसलिए कहता है कि आर बी फिक्सअप जो है वो भी लॉग एन, वही ट्री की हाइट जो है उसी का ही वही टाइम लेगा जो कि ट्री की हाइट होती है। तो इसका मतलब है कि ट्री इंसर्ट वाला जो ऊपर जो पोर्शन था वो भी लॉग एन ले रहा है, आर बी फिक्सअप नीचे कॉल हो रहा था वो भी लॉग एन ले रहा है, तो टोटल टाइम भी लॉग एन होगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई तो नहीं करते ना, स्टेटमेंट्स के ऑर्डर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका टोटल टाइम इस पूरे प्रोसीजर का जो है वो लॉग एन रहेगा। और उसके बाद जो है मैंने इधर जो आप लोगों को फाइल अपलोड की हुई है ना, उधर मैंने इसमें वो दिया हुआ है, एक असाइनमेंट डाली हुई है, इसी में यहाँ से मैं उसको ओपन करती हूँ, उसी को जो यहाँ मैंने अपलोड की हुई है आपके पास, ये 12, ये ठीक है, इसको यहाँ से ओपन करके यहाँ से दिखाती हूँ आप लोगों को। इसको शेयर कर लेते हैं, हाँ जी हो रही है शेयर। तो इसमें जो मैंने स्लाइड बनाई हुई है लास्ट में, अच्छा ये उसी में ही ब्राउजर में ओपन हुई है, तो लास्ट स्लाइड, चलें इसको मैं दूसरी जगह से ओपन करती हूँ, लेकिन आपके पास जो है शेयरिंग इज पॉज्ड आ गया, ये पड़ी हुई है,
माई लेक्चर्स में इधर जो लेक्चर नंबर 12 है, क्योंकि उसमें मैंने चेंज की थी और वो स्लाइड वहां पे डाली थी। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि वो वाला फोल्डर कहाँ पे था मैंने रखा। चले आप उसको ओपन करके देखें। वहां पे ना मैंने एक एग्जाम्पल डाली हुई है जो आपके पास है। यहाँ से डाउनलोड कर लेती हूँ उसे, या तो फिर जो है किधर गया है भाई, मेन स्क्रीन पे कहाँ से जाना है? उसको ओपन करके देखें आप, ठीक है, क्योंकि मैंने वो वाली विंडो ऑफ कर दी है। तो वहां पे ना मैंने एक डाटा दिया हुआ है, सुन रहे हैं आप लोग? जी मैम। हाँ यस अच्छा, वहां पे ना मैंने एक डाटा दिया हुआ है उस फाइल के अंदर, और उस डाटा पे आप लोगों ने ड्राई रन करना है इसी आरबी इंसर्ट प्रोसीजर को, और तमाम स्टेप्स शो करने हैं कि कहाँ कहाँ राइट रोटेशन हो रही है, कहाँ कहाँ लेफ्ट रोटेशन हो रही है, और उसको एज एन असाइनमेंट नंबर 3 कहा हुआ है मैंने। असाइनमेंट नंबर 2 बहुत कम लोगों ने सबमिट कराई थी, और वो मैंने उसके ग्रेडिंग करके तो मैंने उधर अपलोड कर दी हुई है, ठीक है। और उसकी डेट मैंने ईद के बाद वाला जो मंडे है, जो असाइनमेंट नंबर 3 की, तो उस मंडे को मैंने जो है वो किया है। इसको मैं सेव कर लेती हूँ। आज है डेट 6, लेकिन ये लेक्चर आपका होना था, कब होना था? 4 को। इससे करके ना मैं इसको सेव कर लेती हूँ। तो रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं, और इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों का